मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जो आप बड़े चैनल को छोड़ दीजिए, छोटे चैनल जो है गांव-गांव में जा कर के अच्छी चीज़ों को निकाल करके और जनता के सामने रखते हैं, अपने चैनल के माध्यम से रखते हैं कि जनता में क्या दुख है, कहाँ दर्द है, कहाँ रोड नहीं है, कहाँ खड़ंजा नहीं है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपके चैनल को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और धन्यवाद देता हूँ। जी नमस्कार, मैं हूं वाराणसी से शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। इसके अंतर्गत बातें होती हैं प्रगतिशील राजनीति की और प्रगतिशील विचारधाराओं की। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कमलेश पटेल जी। और आपसे बताते चले कि पिंडरा ये विधानसभा का क्षेत्र है और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता माने जाते हैं। पूर्व में कई पदों पर आसीन रहे और इसके बाद इन्होंने निर्वहन किया अपने पदों और जिम्मेदारियों का। तो जानते हैं कमलेश पटेल जी से कि किस प्रकार से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स को जीत दिलाने के लिए सफलता दिलाने के लिए प्रयासरत हैं। और जानते नहीं कि जुबानी की समाजवादी पार्टी कौन सी ऐसी रणनीति अपनाएगी जिससे यहाँ के कैंडिडेट को सफलता मिले। जी स्वागत है कमलेश जी आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कहना चाहेंगे जो आपने प्रश्न किया, ये समाजवादी पार्टी के लिए इस समय का चुनाव बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। ये बीजेपी का मुद्दा है जो 15 लाख का जुमला बोला, तेल महंगा कर दिया, घी महंगा कर दिया, पेट्रोल महंगा कर दिया। और सबसे बड़ी बात तो किसानों के बीच में जब हम लोग जाते हैं तो ये बात छन के आती है कि योगी जी और मोदी जी ने किसान के घर को 2 लोगों को नौकरी दे दिया। बाप जो है कि रात को खेत की रखवाली करता है और बेटा जो है दिन को रखवाली करता है। इसलिए किसान इतना त्रस्त है और इतना त्रस्त है कि इस बार ये ठान के मान के चल रहा है कि हमको समाजवादी पार्टी को जिताना है। और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जब समाजवादी सरकार थी तो उस समय डाई की कीमत जो है कि 950 रुपये थी और वर्तमान में इस समय 1450 रुपये हो गई है और उसमें से 5 किलो की चोरी हो गई है। ये किसानों के साथ बहुत बड़ा घात है जिसको लेकर के किसान उग्रसित है। दूसरी बात यह है कि ये पिंडरा विधानसभा जो है कि पटेल बाहुल एरिया है और हमारा गठबंधन है और गठबंधन के प्रत्याशी माननीय श्री राजेश पटेल जी हैं। और गठबंधन के प्रत्याशी को जीतने का एकमात्र ये समीकरण बन रहा है कि जो राजभर समाज था पिंडरा विधानसभा में, इस बार राजभर समाज जो है कि 100% गठबंधन को वोट देने जा रहा है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का गठबंधन है, माता कृष्णा पटेल जी का है और अखिलेश जी का गठबंधन है। तो इसलिए जो 17, 18, 20 हज़ार वोट राजभर पोल है, 30,000, 35,000 समाजवादी पार्टी का पोल वोट है। इसके बाद पटेल समाज का एक बड़ा तबका जिसको हम लोग यहाँ जो जानते हैं कि पटेल समाज इधर मेल जाता है उधर यहाँ पे वो प्रत्याशी चुनाव जीत जाता है। मगर यही हम रोकेंगे आपको। जैसे आपने कहा कि जो जाति समीकरण आपने जो बताया यहाँ पे, ये जाति समीकरण पूर्व की अगर बातें की जाए, उदल जी यहाँ पे लगातार 9 बार विधायक थे कम्युनिस्ट पार्टी से। उसके बाद यहाँ पे अजय राय लगातार 5 बार विधायक थे। 2017 में अवधेश राय पूर्व में चुनाव लड़ते आए थे पर वो पीछा करते ही आ रहे थे, सेकेंड फाइटर रहते थे बीएसपी से। बीजेपी से जब आते हैं चुनाव लड़ने के लिए तो उनको सफलता यहाँ पे हासिल होती है। 2022 में एक बार फिर से बीजेपी ने उनके ऊपर विश्वास करके टिकट दिया है। तो समाजवादी पार्टी अपने आप को कहाँ पाती है पिंडरा विधानसभा में? देखिए, जिस समय अवधेश सिंह चुनाव जीते थे उस समय जनता बहकावे में आ गई थी और जनता योगी मोदी के बहकावे में आ करके कोई भी कैंडिडेट बीजेपी का रहा हो, पूरे बनारस की मैं बात करता हूँ, बीजेपी का कैंडिडेट पूरे बनारस में जीते हैं। उस समय जनता बहक गई थी। जनता असली मुद्दे को अब पकड़ के सामने आई है कि हमारा आरक्षण कैसे बचेगा, हमारे बच्चे कैसे पढ़ने जाएंगे, क्या उनको लाइबिलिटी मिलेगी। इस मुद्दे पर इस बार जनता वोट करने जा रही है। और मैं आपको एक बात और बता दूँ कि कामरेड उदल जी जब यहाँ चुनाव लड़ते थे तो सर समाज का वोट पाते थे। उस समय जातियाँ भ्रमित नहीं थीं, उस समय सर समाज के लोग एक साथ काम करते थे। अब का जब से बीजेपी 2014 से आई है तब से हिंदू बनाम मुस्लिम, पाकिस्तान बनाम हिंदुस्तान, ये करके जनता को बरगला करके वोट ले रही है। इसलिए हम आपसे चाहेंगे कि इस बार बदलाव होने जा रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश में बदलाव होने जा रहा है और समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। देखिए, बातें की ओम प्रकाश राजभर जी की, अपनी बातें की। हमें जहाँ तक याद है कि पिंडरा विधानसभा के अंतर्गत रहने वाले
पुश्तैनी यहीं के हैं ये। इसके साथ साथ पल्लवी पटेल और कृष्णा पटेल जो हैं एक राजनीति में मुकाम हासिल करना चाहती हैं। तो अगर सवाल इस बात का है कि गठबंधन से जिस तरीके से अगर देखा जाए, पूर्व की बातें की जाए, 2017 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन जो था वो जिस मुकाम को हासिल करना चाहते थे हासिल नहीं कर पाए। 2019 की अगर बातें की जाए, 2019 में बीएसपी और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनाव के लिए, वो भी उस तरीके से मुकाम हासिल नहीं कर पाते हैं। मगर अब 2022 की जो गठबंधन है समाजवादी पार्टी के साथ क्षेत्रीय दलों के लिए, ये कितना कामयाब होगा? सवाल इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या केवल शीर्ष नेतृत्व के जो नेता जो होते हैं, क्या उनके जुड़ने से पूरे जातिगत वोट कन्वर्ट होते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने आपसे पिछली बातों में इस बात को कहा कि जनता बहकावे में आ गई थी। जनता इसलिए बहकावे में आ गई थी कि 15 लाख खाते में आएंगे, हर आदमी को रोजगार मिलेगा, हर आदमी को बराबर की शिक्षा मिलेगी। लेकिन आप शिक्षा का स्तर अभी भी देख लीजिए कि जो एक तरीके से कह लीजिए कि जो प्राइमरी स्कूल है उसकी बदहाली को देख लीजिए। रंगाई पुताई करके जब मोदी जी बनारस में आते हैं, अभी आ रहे हैं, आप बनारस में देखिएगा कि रोडें चमक जाएंगी, पेंटिंग हो जाएगी, उससे मिला के आर्टिफिशियल विकास। हाँ, कुल मिला के यहाँ के विधायक का, वर्तमान विधायक का आज के परिस्थिति में ये बात हो गई। यहाँ का वर्तमान विधायक ये कहता है कि मैं 4 बार लड़ा। जब पटेल समाज का कोई आदमी उनके यहाँ काम के लिए जाता है तो कहें कि जब मैं 4 बार लड़ा तो हमको वोट क्यों नहीं दिए? तुम तो अनुप्रिया पटेल को वोट दिए हो, जाकर अनुप्रिया से काम लो। इसलिए पटेल समाज यहाँ पे गुस्सा है। और पटेल समाज का प्रत्याशी राजेश पटेल हमारे जो है बहुत ईमानदार, बहुत मेहनती, कर्मठ हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी की जिस तरीके से जो यहाँ पे अपना प्रयास कर रही है कैंडिडेट्स को जिताने के लिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश लाजमी है यहाँ पे कि 7वें चरण का चुनाव है और पूरी कयास लगाई जा रही है, या फिर राजनीतिक विशेषज्ञों का जो कहना है जो पूरा प्रयास जो होगा, पूरा जो घमासान मचेगा अंतिम चरण में, 7वें चरण को लेकर, चुनाव को लेकर सब जितने भी यहाँ पे मैदान में महारथी उतरेंगे। तो ऐसे में ये जो कैंडिडेट जो चुनाव लड़ेंगे यहाँ पे आपके, वो प्रधानमंत्री से सीधा चुनाव लड़ेंगे या फिर अपने निकटतम प्रत्याशी से लड़ेंगे? सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। हम देखिए, अभी हम मीटिंग से आ रहे हैं, चूंकि प्रधानमंत्री भी आएंगे यहाँ पर प्रचार करने, तो अभी हम बनारस में हमारी मीटिंग चल रही थी। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा जी आए थे और वहाँ पे हमारे वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी 3 तारीख को बनारस आ रहे हैं और 3 तारीख को बनारस आ रहे हैं। वो रोड शो करेंगे, वो जनसभा करेंगे और उसी दिन शायद माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। एक बात आप बताइए महोदय कि ये प्रधानमंत्री प्रचार मंत्री हैं कि प्रधानमंत्री हैं? प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है, लेकिन ये प्रचार मंत्री बन गए हैं। और अब तो सुनने में आ रहा है ना कि बीजेपी वालों को कहीं रुकने नहीं दे रहे हैं। हमको तो ऐसा लगता है, आप इंदिरा विधानसभा में घूमर के देख लीजिए, गांव में फीडबैक लीजिए। हम कहते हैं कि हम लोग कार्यकर्ता हैं, दल के कार्यकर्ता हैं, लेकिन आप गांव में आम जनमानस से फीडबैक लीजिए, वहाँ से आपको बातें छन के आ जाएंगी कि इस समय बीजेपी की क्या हालत है। बीजेपी को कोई नहीं चाह रहा है और इस बार हराने के लिए सब लोग तैयार हैं। विद्युत सप्लाई की बातें की जाए, पूर्वी उत्तर प्रदेश में काफ़ी अगर विद्युत को अगर लेकर सप्लाई की अगर बातें की जाए तो काफ़ी दिक्कतें आती थी पूर्व की अपेक्षा। जो है विद्युत सप्लाई की बातें जो कर रही बीजेपी की, बहुत अच्छी सप्लाई दी जा रही है। अब यहाँ पे 18 घंटे से ऊपर जो है सप्लाई मिल रही है ग्रामीण क्षेत्रों में, तो इससे कारोबार में काफ़ी एक असर पड़ा है, मतलब कि काफ़ी एक बिजनेस अच्छा हुआ है यहाँ पे। क्या किस नज़रिए से देखते हैं आप इसको? ये जो डेवलपमेंट काम विद्युत के लिए हुआ था वो सारे सब समाजवादियों की देन है। आप बनारस में हैं, अगर बनारस के रहने वाले होंगे तो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कि यहाँ के विधायक थे श्यामदेव चौधरी। उन्होंने अनशन पे बैठा था बनारस में और 24 घंटे बिजली की मांग की थी और प्रधानमंत्री जी मोदी थे उस समय, प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी थे, लेकिन वो 24 घंटे बिजली नहीं दे पाए। लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने बनारस को 24 घंटे बिजली दिया। मैं आपको बताऊं, अगर आप बनारस के रहने वाले हैं माननीय पत्रकार महोदय जी, तो आप चुनार चले जाइए, जो नया वाला पुल बना है, मैं उसके बगल में भी मैं थोड़ा सा देखता हूं, दिन में कम से कम नहीं तो 10 बार बिजली कटती है, 10 बार आती है, 10 बार जाती है। शाम को 7 बजे से लेकर 5 बजे तक वहाँ को किसानों को बिजली मिलती है। वही बिजली अगर किसानों को दिन में मिले तो कायदे से सिंचाई कर ले, मेड़बंदी जो पानी बह जाता है खेतों के में, उसकी सिंचाई कर ले तो उसकी मतलब बिजली की भी बचत होगी और पानी की भी बचत होगी। इसलिए ये सब जुमलेबाज हैं। अभी एक आप ही के यूट्यूब पे कोई चैनल पे आया था, अमित शाह कह रहे हैं कि 12वीं में पास होने वाला, 12वीं में एडमिशन लेने वाला, उसको जो है कि हम लैपटॉप देंगे। ये बताइए, इन लोगों को बोलने तक नहीं आता कि क्या बोल रहे हैं।
अब ये देश चला रहे हैं, कैसे चला रहे हैं? 2 गुजराती पूरे हिंदुस्तान को पागल किए हैं। इस बार हिंदुस्तान की जनता पहले तो यूपी से इनको भगा रही है, फिर इसके बाद 2024 में देश से इनको भगाएगी। मगर समाजवादी पार्टी ही विकल्प क्यों? सवाल इसलिए कि क्या बीएसपी विकल्प क्यों नहीं बन सकती है? कांग्रेस पार्टी 32 साल से राजनीति से बाहर है, और इसमें अगर बातें की जाए तो जो कांग्रेस का कहना है कि जो भी विकास, जो डेवलपमेंट हुए यहाँ पे पूर्वी उत्तर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में, चाहे यहाँ पे कोई भी इंडस्ट्री की अगर बात कर ली जाए तो सबसे ज़्यादा कांग्रेस ने यहाँ पे डेवलपमेंट किया यहाँ पे, और अल्पसंख्यक को बरगलाने का जो काम जो रहा वो समाजवादी पार्टी और बीएसपी के माध्यम से जो है सबसे ज़्यादा नुकसान कांग्रेस को हुआ। प्रियंका गांधी काफ़ी लीड कर रही हैं, इस समय काफ़ी प्रयास कर रही हैं, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो वो कितना नारा कामयाब होगा इनका? देखिए, ये इनका डिवाइड एंड रूल का फार्मूला है। आप जानिए कि ये 2014 में आने से पहले जब मोदी जी भाषण देते थे तो टारगेट किसको किए थे? ओनली वन फॉर पार्टी, कांग्रेस को टारगेट किए थे। स्वाभाविक है कि जो पद पे रहेगा उससे कहीं ना कहीं गलतियां होंगी, हर आदमी की इच्छा नहीं पूरा। ये कांग्रेस को टारगेट करके पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस बनाम बीजेपी बनाया। हम तो क्षेत्रीय दल हैं, हमारी दल तो यूपी में सीमित है, इसलिए हम इनसे जानना चाहेंगे कि अगर कांग्रेस ने जो भी आज मैन्युफैक्चर हो, चाहे जो भी फैक्ट्री हो, जो भी कुछ भी हो, अस्पताल हो, स्कूल हो, वो कांग्रेस की ही देन है। आप हमको बनारस में बताइए कि बनारस में इन्होंने क्या बनवाया? एक फ्रेश स्पेशलिटी बनाए हैं जो वहाँ पे चालमारी में, लालपुर में, वहाँ भी इन्होंने बड़े बड़े उद्योगपति बुला करके वहाँ MIU साइन कराए थे कि यहाँ पे उद्योग आएगा। बताइए क्या हुआ? इनकी 7 साल की सरकार हो गई। अमूल फैक्ट्री जो यहाँ बनने जा रही है करखियाओं में, ये समाजवादी पार्टी की देन है कि उस समय की ज़मीनें, कुछ ज़मीनें जितना शेयर होता है गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का, माननीय अखिलेश यादव जी ने उसको लिया था किसानों से ज़मीन। अब इनकी सरकार केंद्र में है, राज्य में है, 5 साल सोए हैं। अभी आप जाइए देखिए, वहाँ पे मिट्टी केवल पटा है, पिलर खड़ा नहीं हो पा रहा है। देखिए, आधे अधूरे काम भी रह जाते हैं किसी सरकार में। समाजवादी पार्टी की अगर बातें की जाए तो रामनगर का जो पुल है यहाँ, क्योंकि आप जिला सचिव हैं यहाँ पे, तो बातें की जाए रामनगर का पुल देख लिया जाए, बलुआ साइड में जो पुल देख लिया जाए, केवल पिलर होके मतलब पूरे काम नहीं हो पाते। बीजेपी ने काम पूरे कराए इससे, तो ये लगातार कई वर्षों से इस तरीके से काम अधूरे थे। क्या कहेंगे आप? और दूसरा सवाल आपसे एक ये, इसी साथ साथ हम ऐड कर दे रहे हैं, पिंडरा की विधायक के जो अवधेश सिंह जो है, डॉक्टर अवधेश सिंह, उनके डेवलपमेंट को आप किस नज़र से देखते हैं? सबसे पहले आपने पूछा पुल के विषय में। आप सराय मोहना का पुल देख लीजिए, समाजवादी पार्टी की सरकार में चालू हो गया। आप जिस पुल को बहुत महत्वपूर्ण बता रहे हैं, और महत्वपूर्ण है भी, BHU के सामने वाला पुल रामनगर का, वो समाजवादी पार्टी की सरकार में पूरा पुल बन करके तैयार हो गया था। जो इधर की साइड में, जब BHU की साइड में रोड उतरता है, दोनों तरफ केवल डिवाइडर नहीं बन पाया था। इसलिए नहीं बन पाया था कि क्योंकि उस समय चुनाव आचार संहिता लागू हो गई। हालांकि पैसा सेंशन था उसमें, जो राज्य सरकार का पैसा था वो सेंशन था, लेकिन वो पूरा नहीं बन पाया। थोड़ा सा काम इन्होंने वही पुल के नीचे वाला मत्था, रामनगर की साइड में पूरा चालू हो गया था, लेकिन इधर थोड़ा बाकी था। इसी पे समाजवादियों ने धरना दिया, प्रदर्शन दिया कि काम हमारा, और श्रेय ले रहे हैं ये लोग। हम लोग उस समय बड़ी आंदोलन किए। इसके बाद आप देख लीजिए, पिसौरे का पुल समाजवादी पार्टी की सरकार में बन के तैयार हो गया। इसके बाद आप देख लीजिए, कोरौत का पुल देख लीजिए, ये समाजवादियों की देन है। दूसरी बात, आपने कहा कि यहाँ के विधायक की बात, विधायक यहाँ का शायद ऐसा कोई पूरे 1952 से लेके आज तक के चुनाव में ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं था जो कि जनता के दुख दर्द को कभी अपना दुख दर्द नहीं समझा। ऐसा विधायक हम लोगों को नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए। हम तो समाजवादी विचारधारा के, हम तो चाहेंगे समाजवादी पार्टी का विधायक हो, लेकिन यहाँ की जनता की ये आवाज़ है कि ऐसा विधायक नहीं चाहिए जो कि बोलने का ढंग न हो, जिसके पास। विकास की बात छोड़ दीजिए, कौन सा विकास? आप हमको पूरे पिंडरा विधानसभा में कोई विकास दिखाइए। देखिए, ये कनई में बना है गौशाला, 30 रुपये में एक गाय को आप खिला सकते हैं, और 30 रुपये में ही जो कर्मचारी है वहाँ, उसको भी तनख्वाह लेना है। तो आप बताइए, 30, मान लीजिए 100 गाय हैं तो 15,000 रुपया हुआ, 30,000 रुपया हो गया। 30,000 रुपये में वो 100 गायों को खिलाएगा कि अपने घर के बाल बच्चों का पालन होगा? और वो ज़मीन जो है, समाजवादी पार्टियों ने, समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस समय बाउंड्री कराई थी, जिसमें वहाँ एक विद्यालय था, और उस विद्यालय को हड़प करके इन्होंने, पटेल समाज का विद्यालय था, इसलिए विधायक, यहाँ के वर्तमान विधायक ने उस बाउंड्री को ढहा करके और विद्यालय का अधिग्रहण कर लिया। उसी किसी ऊंची जाति का होता तो ये विधायक के पास हिम्मत नहीं पड़ती
कि वो उस बाउंड्री वाल को गिरा एक देता है। अंतिम सवाल आपसे और लेंगे हम। आरोप लगता रहा है कि योगी आदित्यनाथ एक विशेष जाति से बिलोंग करते हैं और उससे जुड़े हुए जो टॉप 10 के जो अपराधी जो थे उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। विपक्ष का और समाजवादी की तरफ से भी काफ़ी एक आरोप लगे। खासकर हम नाम लेना चाहेंगे, नाम लोग लेने से कतराते हैं। धनंजय सिंह की बातें की जाएँ, ब्रजेश की बातें की जाएँ, तमाम ऐसे जो हैं, तो इनके ऊपर वो कार्रवाइयाँ नहीं हुई। क्या कहेंगे आप? क्या केवल ये जाति का केवल कुछ फैक्टर चल रहा था इसमें? ये बात ना जो बीजेपी को वोट दिए हैं, जैसे कि बीजेपी जो आरएसएस और संघ वाले हैं उसमें ब्राह्मण भी हैं, लाला भी हैं, बनिया भी हैं और ठाकुर, ये 4 वोट इनका मेन होता है। आप हमसे मत पूछिए, हम तो पटेल हैं, लेकिन किसी ब्राह्मण के घर चले जाइए और उनसे पूछिए कि आपके साथ क्या अत्याचार हुआ है और किन लोगों ने किया है। वो सही सही बताएगा कि हमारे साथ क्या अत्याचार हुआ और सरकार में कौन लोग बैठे हैं, कौन चला रहे हैं। धनंजय सिंह का तो बहुत वायरल हुआ, ब्रजेश सिंह का वायरल। अगर इतना ही था तो राजा भैया का क्यों नहीं जेल में डाले? अगर मुख्तार अंसारी को डालना है तो क्यों नहीं डाले? ये मुख्यमंत्री अपने मुकदमे को स्वयं आप वापस लेते हैं और इसके बाद कहते हैं कि हम लाइन ऑर्डर हमारा अच्छा है। ये लाइन ऑर्डर नहीं है, ये योगी जी का घमंड है। इस बार घमंड टूटने जा रहा है। समाजवादियों का एक गाना जो बजता है कि इस बार 10 मार्च को जाएंगे मठ में, निश्चित तौर से जाने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आईपा चैनल की मुहिम रहती है हमारी, हर राजनेताओं के पास पहुँचते हैं, वरिष्ठ पत्रकारों के पास पहुँचते हैं, वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पास पहुँचते हैं और उनसे समाज के विषय में जानकारियाँ लेते हैं। तो क्या कहेंगे आप हमारी चैनल की मुहिम को, आईपा चैनल की मुहिम को? मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जो आप बड़े चैनल को छोड़ दीजिए, छोटे चैनल जो है गांव-गांव में जा कर के अच्छी चीज़ों को निकाल करके और जनता के सामने रखते हैं, अपने चैनल के माध्यम से रखते हैं कि जनता में क्या दुख है, कहाँ दर्द है, कहाँ रोड नहीं है, कहाँ खड़ंजा नहीं है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपके चैनल को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और धन्यवाद देता हूँ। तो आप थे हमारे साथ कमलेश पटेल जी, जिनका कहना है कि इस बार पिंडरा के जो प्रत्याशी हैं गठबंधन के, निश्चित ही इस बार जीतने में कामयाब होंगे और विधानसभा में पहुँचकर जनता जनार्दन की आवाज़ उठाएंगे। वाराणसी से शैलेंद्र सिंह, आईपा।